नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज बात करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की, जिन्हें आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओपी चौटाला को दोषी करार दिया गया। चौटाला को सजा कितनी हो, इसको लेकर अब 26 मई को कोर्ट में बहस होगी। अदालत के इस फैसले से 86 साल के ओपी चौटाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इससे पहले वो जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट चुके हैं। पिछले साल ही तिहाड़ जेल से बाहर आए थे और अब फिर उनको जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर ओपी चौटाला को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो इनेलो का क्या होगा। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो पार्टी को अदालत से आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओपी चौटाला को दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा पर अदालत 26 मई को दलीलें सुनेगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। ओपी चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप है। मामले में सीबीआई ने साल 2010 में चार्जशीट दायर की थी। साल 1993 से 2006 के बीच उन्होंने संपत्ति जुटाई। आय से अधिक 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जुटाई गई। 1999 से 2005 के बीच ओपी चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने भी कार्रवाई की थी। ईडी ने ओपी चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की थी। ये संपत्ति दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में बनाई गई थी। इसमें फ्लैट और प्लॉट से लेकर जमीनें तक शामिल हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इससे पहले जनवरी 2013 में जेबीटी भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए गए थे। ओपी चौटाला को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में 7 साल और षड्यंत्र में दोषी करार दिए जाने पर 10 साल की सजा हुई थी। पिछले साल ही वो दिल्ली में तिहाड़ जेल से अपनी सजा पूरी कर बाहर आए थे। कोर्ट के आज के फैसले पर पूरे प्रदेश के लोगों के साथ ही राजनीतिक दलों की भी नजरें टिकी हुई थी। अब जो फैसला आया है वो इनेलो पार्टी और ओपी चौटाला के लिए किसी झटके से कम नहीं है। 26 मई को ओपी चौटाला की सजा पर बहस होगी। अब कितनी सजा उनको होती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ओपी चौटाला के पास ऊपरी अदालत में जाने का भी विकल्प मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है ओपी चौटाला को दोषी करार दिए जाने के बाद, ये आपको सुनवाते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने का विषय नहीं है। ये तो सीबीआई कोर्ट ने अपने निर्णय सुनाए हैं और कानून अपना काम कर रही है। जिन्होंने गटके खाए हैं तो झटके खाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कानून अपना निरंतर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है और करा हुआ तो आगे आता ही है। ये तो दुनिया का दस्तूर है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इसके साथ ही आपने लक्ष्मण सिंह यादव की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले को लेकर सुनी। ओपी चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप है। मामले में सीबीआई ने साल 2010 में चार्जशीट दायर की थी। साल 1983 से लेकर 2006 के बीच उन्होंने ये संपत्ति जुटाई, ये आरोप लगा। आय से करीब 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जुटाने का आरोप ओपी चौटाला के ऊपर लगा। 1999 से लेकर 2005 के बीच में ओपी चौटाला मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि एक बार नहीं बल्कि 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी और ईडी ने ओपी चौटाला की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त भी किया था और ये संपत्ति दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में बनाई गई थी। तो क्या है ये पूरा मामला,
ये भी यहाँ पर आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। इसमें फ्लैट, प्लॉट से लेकर जमीन सब शामिल था। तो ओपी चौटाला के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का ये आरोप, और अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो भी अपने आप में इनेलो के लिए मुश्किलें खड़ा करता है, क्योंकि ओपी चौटाला को दोषी करार दिया गया है और अब 26 मई को उनकी सजा पर बहस होगी। सजा कितनी होती है यह भी यहां पर देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो ये ओपी चौटाला और इनेलो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे। लेकिन वाकई में इनेलो पार्टी और ओम प्रकाश चौटाला, न केवल ओम प्रकाश चौटाला बल्कि अभय सिंह चौटाला की भी ये एक झटका कहा जा सकता है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जब ओपी चौटाला जेल में बंद थे जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में, तो लगातार मोर्चा संभाले हुए थे और उनकी एब्सेंस में उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, लगातार पार्टी को मजबूती प्रदान करने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आए जुलाई 2021 में, इनेलो पार्टी एक उम्मीद लगा रही थी कि ओपी चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह उमंग देखने को मिल रही थी। अभय सिंह चौटाला भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे और इनेलो पार्टी के जितने भी समर्थक थे वो भी इस बात को लेकर ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से एक बड़ा झटका ओपी चौटाला के लिए इसको कहा जा सकता है। आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है। लेकिन कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से विधु रावल जी जुड़ गए, कांग्रेस की तरफ से केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए और इसके साथ ही हमारे साथ रजवंत डहीनवाल जी इनेलो की तरफ से मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रजवंत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर, कहा यह जा रहा है कि जो कुछ भी आज फैसला आया राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से, इनेलो पार्टी के लिए इसको एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आप मानते हैं ऐसा? देखिए, कोर्ट का फैसला है और कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है। बिल्कुल, हमें इसमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कोर्ट के फैसले के मात्र। लेकिन एक चीज और भी आती है कि अभी 26 तारीख पेंडिंग है, उसमें क्या निर्णय आता है, उस निर्णय के बारे में अभी से अगर हम कोई अगला स्टेप बता दें तो वो शायद ठीक नहीं रहेगा। उस निर्णय को पढ़ने के बाद हम बताएंगे। बाकी अपील का जो राइट है वो अकेले चौटाला साहब को नहीं है, वो हर आदमी को होता है। और वो अपने अपील के लिए हम अगले कानून को उसमें क्या आता है, हमारे खिलाफ कितना आता है, कितनी टेक्निकलिटी आई है, उसमें देख के गहराई से उसमें पढ़ के देखेंगे और फिर हम अपील में जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से ये कह रहे हैं कि इनेलो पार्टी के लिए ये निश्चित तौर पर एक दुख की खबर है, लेकिन इससे इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला नहीं टूटने वाला। उन्होंने, ये तो छोटी मुसीबत है, बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी हमने झेली है। इनेलो पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अब ऐसे हालात में अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम करने का काम करेगा। पहले जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो हमें संदेश दिया था और उन्हीं के आगे बढ़ाते हुए हम मजबूती से पार्टी के लिए काम करेंगे और जनता के बीच में रहने का काम करेंगे। नहीं, अगर ये कहा जा रहा है, जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि 2 साल से ज्यादा तक अगर सजा मिलती है, यानी कि 2 साल से ज्यादा की अगर सजा होती है, तो ये हम सभी जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं और ज्यादा मुसीबतें आप लोगों के लिए पैदा कर सकती है। तो क्या उसकी तैयारी आपने की है? 3 साल से ज्यादा का समय होता है जी। हाँ जी, ऐसा कोई भी वो नहीं है। वो तो पहले हम अंदाजा क्या लगाएं इस चीज के बारे में, वो तो कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा, उसके बारे में ही किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमने अपनी तैयारी कर रखी है। और तैयारी क्या, तैयारी तो उस चोर को जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर को पढ़ के करनी है इस चीज के बारे में। क्योंकि जो ये मामला आया है, इस प्रकार के भी जो आरोप लगे हैं, इसमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ हम अपना पक्ष रखने में हमें महसूस हुआ है कि हम अपना पक्ष अच्छे से नहीं रख पाए। ऊपरी अदालत में हम अपने पक्ष को और अच्छी तरह से रखेंगे, कहाँ पे कोई कमी रही है उस कमी का मंथन करेंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, हौसले कभी भी हमारे पास नहीं होंगे। ठीक है रंजन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। विधु रावल साहब, इनेलो पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ठीक है ये कोर्ट का फैसला है, लेकिन कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो रचा गया था, षड्यंत्रकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने षड्यंत्र में कामयाब रहे और इसी वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब अदालत कोई भी फैसला सुनाती है, अदालत की तरफ से कुछ भी कहा जाता है तो वो साक्ष्यों के आधार पर होता है, तथ्यों के आधार पर होता है, उसमें षड्यंत्र वाली बात कहीं रह नहीं जाती है। लेकिन फिर भी आपकी पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को?
पहली बात तो कि किसने षड्यंत्र रच दिया, किसने ओम चौटाला जी को अमीर बना दी, उनके खाते बना दिए, मले बनवा, संपत्ति बनवा, ऐसा कौन दानवीर है जो ओम प्रकाश चौटाला के साथ षड्यंत्र कर रहा है? और ऐसे षड्यंत्र लोग तैयार हो जाएंगे, इस प्रकार का षड्यंत्र उनके साथ भी कोई ना कोई कर दे, किसी की संपत्ति किसी को दे दे। देखिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। आज का दिन जो है, मैं ज्यादा कड़वाहट में नहीं जाऊंगा, किसी के घर में मातम बना हो और मैं दिवाली मनाऊं, ऐसा नहीं हूं मैं, लेकिन कुछ बातों को हमें परिप्रेक्ष्य में रखना पड़ेगा। इसके दो पक्ष हैं अमित जी, एक कानूनी पक्ष है, एक सामाजिक पक्ष है। सामाजिक पक्ष पे पहले चर्चा करें या कानूनी पक्ष पे करें? पहले कानूनी पक्ष पे कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि 3 करोड़ 68 लाख उनकी ईडी ने जब्त कर लिए। 3 करोड़ 68 लाख जो है ईडी ने जब्त, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके जब्त किए हुए हैं, उन्हीं के जब्त किए ना, उन्हीं के। तो उसके वो भी तो एक तथ्य है। फिर सीबीआई ने 2010 में चार्जशीट की थी इस मामले में। एक अन्य जो मामला था जिसमें 10 साल तक तिहाड़ भुगत कर आए हैं, तिहाड़ की जेल, ओम प्रकाश चौटाला जी, वो क्या था वो मामला? उसमें वो 3 कोर्टों में उन्होंने सजा दी थी। अच्छा, सजा देते समय अब नाम अगर मैं वकीलों के नाम बताने लगूं तो आम आदमी के हैं ऐसे नहीं, ऐसे वकीलों कितने बड़े बड़े नाम थे, जेठ बलानी जी से लेकर दुष्यंत दवे जी तक कितने बड़े बड़े नाम थे जिनकी एक दिन एक सुनवाई की जो 2-2, 5-5 लाख रुपए एक सुनवाई की फीस लेते हैं। इतने बड़े बड़े वकील खड़े करने के बावजूद भी 3 कोर्टों ने एक दिन भी उनकी जो सजा है नहीं घटाई। अंततः उन्हें 10 साल पूरे भुगत कर जेल में आना पड़ा। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी कौन है? ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के एक वायुवृद्ध नेता है, हरियाणा के 4 बार माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं। एक हरियाणवी का जो है सर आज शर्म से झुक जाता है जब हमारे इस प्रकार के भीष्म पितामह जैसे मतलब जो पॉलिटिकल शख्सियत रही हो, उनके विरुद्ध इस प्रकार से कोर्ट में मामले साबित हो जाते हैं। देखिए, प्रदेश का, देश का नेतृत्व करने वाला कैसे लोग होने चाहिए? अच्छे लोग होने चाहिए, जिनके प्रति श्रद्धा का भाव है, जो इस प्रकार से चोरी के मामलों में आए और फिर अब कोई राजनीतिक षड्यंत्र बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, क्योंकि जनता बड़ी मासूम है, ये सोचते जनता को बरगला देंगे। मैं एक तथ्य बताना चाहता हूँ जी, मैं ज्यादा आज कड़वी बात नहीं कर पाऊंगा। मैं एक और तथ्य बताता हूँ। बात है 1970 की। ओम प्रकाश चौटाला जी के पिताजी, जिनका पूरा हरियाणा सम्मान करता है, चौधरी देवीलाल जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पर जो राष्ट्रीय सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, वो भी देवीलाल जी की पार्टी के समर्थन से चल रही थी। मुरारजी भाई उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर रिस्ट वॉच, कलाई की घड़ी की स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए थे ओम प्रकाश चौटाला जी। उनके खिलाफ किसने राजनीतिक षड्यंत्र रच दिया और कौन उनको पकड़ गया? प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तो उनके पिताजी और पिताजी के दोस्त थे। मतलब किस प्रकार के चरित्र के लोगों को हमने सिर पर बिठा के रखा है, इस पर आज हरियाणा की जनता को जरूर विचार करना चाहिए। ये कहते हुए भी एक वृद्ध व्यक्ति जो कि अभी 10 साल की सजा भुगत कर आया है, उसके प्रति अगर कोर्ट उनके शारीरिक हालत को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए कुछ नरमी रखेगी तो यह भी एक चर्चा का विषय होगा कोर्ट के अधीन है। मैं सुन रहा हूँ कि मिनिमम 4 साल की सजा उनको हो सकती है, 4 से 6 साल तक हो सकते हैं, मैं सुन रहा हूँ। बाकी कानून के विशेषज्ञ और बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मेरा जो विषय है आज का सामाजिक है। हम लोग किसके लिए राजनीति कर रहे हैं? हम क्या ऐसे लोगों का बचाव करने के लिए राजनीति कर रहे हैं? कितने लोग हतोत्साहित होंगे राजनीति में आने से, ये सोचकर कि ओम प्रकाश चौटाला जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो तक तो जेल में जा रहे हैं। राजनीति के प्रति कितनी बुरी पिक्चर पेश होती है जब कोई एक अच्छा व्यक्ति जो है, जब ये देखता है कि राजनीति में तो सारे चोर, डाकू और लुटेरे हैं। इस प्रकार की बात जो है, इस पर जरूर हम सबको विचार करना चाहिए। कभी ना कभी बैठकर तो करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, आज शायद मूड अच्छा नहीं है तो किसी और दिन करेंगे, लेकिन कभी ना कभी जरूर करेंगे चर्चा। ठीक है रावत साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। केवल ढींगरा जी, षड्यंत्र के आरोप आप ही के ऊपर लगे। जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में भी जब सजा हुई दोनों पिता पुत्र को, तो आरोप आप ही के ऊपर लगे थे कि कांग्रेस का यह षड्यंत्र था और इसकी वजह से ये सब हो रहा है। देखिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ और मुझे बताओ कि थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। तो मैं आपको जो आपने बात मोटी रखी है, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि इसके एक तो राजनीतिक पहलू है। राजनीतिक अगर पहलू की हम बात की जाए तो ओम प्रकाश चौटाला और आप थोड़ा नजदीक से बोलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आपकी
आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, थोड़ा सा केवल ढींगरा जी थोड़ा नजदीक से बोलिए आप। मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? हाँ अब बोलिए, नजदीक से बोलिए थोड़ा सा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से इसके राजनीतिक कारण की बात जब हमें करते हैं, तो जो अभी ये फैसला आया है, इसके अंदर जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला एंड अदर्स है, अदर्स में एक अभय चौटाला भी है और एक अजय चौटाला भी है, उनका नाम भी है इसमें। और जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला जी दोषी करार दिए गए हैं, तो ये इन्हीं के एक भाई INLD में है और दूसरे भाई JJP में है। तो अब देखने वाली बात ये भी रहेगी कि JJP और BJP का गठबंधन अब इसके बाद में कैसे रहेगा, कि एक आदमी करप्शन के अंदर दोषी करार दिया जाता है, तो जो BJP है वो अभी मतलब इनका साथ आपस में इकट्ठा ही रहेगा या अलग अलग होंगे या किस तरह से चलते रहेंगे, ये एक बड़ा विषय होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और BJP हमेशा से जब आपको याद होगा जिस मामले में ओम प्रकाश चौटाला जी को टीचर भर्ती में सजा हुई थी, तो उसके अंदर भी JJP और BJP इकट्ठे थे। और जब ये JBT वाला टीचर्स का मामला भी हुआ था, तो उसमें मेन जो थे चीफ मिनिस्टर जो थे वो ओम प्रकाश चौटाला थे और BJP उनके साथ सेकंड थी। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे BJP जो है अगर करप्ट पार्टी या जिसको सजा हो गई उनको अपने साथ लेके चलेगी या नहीं चलेगी, ये इनकी बात रहेगी। लेकिन जो दूसरी बात है, उस समय की जो बात देखी जाए तो BJP और JJP उस समय भी जो करप्शन के चार्जेस इन पे लगे थे तो साझीदार रहे, लगातार 2005 तक साझीदार थे और करप्शन के चार्जेस अलग से लग रहे थे। लेकिन केवल तो ढींगरा दोनों विषय जो है, केवल ढींगरा जी भाई अदालत के चक्कर तो आपके नेता भी लगा रहे हैं ना, तो उसका भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? अदालत के चक्कर तो आपके नेता भी लगा रहे हैं, बड़े बड़े नेता आपके जो है हरियाणा के, वो अदालत के चक्कर लगा रहे हैं, तो दिक्कत तो आपको भी है। मैं बता देता हूँ नाम। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं रावत साहब, लेकिन मैं बनने नहीं दूंगा। मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ आपको। हाँ बोलिए आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ रावत साहब, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ सर कि अदालत के चक्कर आपके नेता भी लगा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चिंता तो आपको भी करनी पड़ेगी। देखिए ऐसा है, अदालत के चक्कर हम भी लगा रहे हैं, हाँ। लेकिन उसके पीछे भी BJP है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, वेंडेटा की पॉलिटिक्स BJP हमेशा करती रही है। और मैं आपको बताऊं, हम जो है हमारे जो केसेस हैं वो उल जुलूल मामले में जबरदस्ती, धक्के से, तरीके से, शरारत से, पूरे वेंडेटा पॉलिटिक्स से बनाए गए हैं। लेकिन हमें अदालत पे पूरा भरोसा है कि वो कहीं भी टिकेंगे नहीं केस। जिस तरह से इनके ऊपर दो केसों में दोषी करार हुए हैं और ये भी BJP के साथी रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो BJP ऐसी पार्टी है जो वेंडेटा पॉलिटिक्स करती है, ये अकेला हरियाणा में नहीं कर रही, पूरे देश में कर रही है। और आपको बताऊं, इनकी सारी ED, CBI, NIA जितनी एजेंसियां हैं सारी कब्जे में लेकर और जिस तरह से रेड मारती हैं, आप ये देखा होगा आपने कल ही कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर इन्होंने उनके घर के ऊपर जाके रेड मारी है। इसी तरीके से इन्होंने वीरभद्र सिंह के बच्चे की शादी के बीच में जाके वीरभद्र सिंह पे रेड मारी है। और इसी तरीके से पी चिदम्बरम जी के ऊपर रेड मारी इन्होंने। इसी तरीके से इन लोगों ने वेंडेटा पॉलिटिक्स में और भी कई नेताओं पे, जो बड़े बड़े नेता थे जिनको लग रहा था कि इनसे इनको खतरा है, BJP उन खतरों को देखते हुए उन सब पे रेड मारने का काम करती है। ठीक है, केवल ढींगरा जी लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन ये काम जब आपकी केंद्र में सरकार थी, ये काम आप भी करते रहे, तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके समय में हो रहा था, तो इसमें कुछ नया नहीं लगा मुझे। आपकी बात से सहमत, सुनिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, आप मेरी बात से सहमत होंगे भी नहीं। अपना काम जो, एक सेकंड में मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए काम करता है, लेकिन आप अगर जो आदमी जेल के अंदर है और जो आदमी सजा काट के बाहर आ रहा है, जो लालू प्रसाद यादव, और जो जिनका कोई मकसद नहीं है, आप उनके ऊपर CBI भेजते हैं और CBI इतने सालों के बाद जाती है, 10-10, 11-11 सालों के बाद। इसको वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जब उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के करीबी रिश्ते बन रहे हैं, तो ये BJP को
जो है एक तरह से अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनकी सरकार टूट सकती है। ठीक है, तो केवल हीरा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। विदुरावत साहब जवाब दीजिए, बोलिए। जी, मैं सुन रहा था और मैं प्रयास करूंगा कि आज की डिबेट कोर्ट रूम तो ना बने, लेकिन दर्शकों को जानकारी हो कि हम प्रवक्ता सब लोग क्या कह रहे हैं। तो मैं बता देता हूं, जिन लालू प्रसाद जी के लिए इतना ब्रीफ लेकर बैठे हुए हैं वो लालू प्रसाद जी के चारा घोटाले के 2 मामलों में उनको सजा हो चुकी है। तीसरे मामले में भी अभी जांच भी चल रही है और कोर्ट में भी चल रही है। जांच सबमिट होने के बाद भी कोर्ट ने कहा एडिशनल एविडेंस के लिए कुछ चीजें भेजी है। खैर, केवल जी पूरी स्टडी करके आए होंगे, तभी उन्होंने बार बार लालू जी का नाम दिया। उनको बता देता हूं, हमारे हरियाणा का एक जिला हिसार से पटना भैंसे भेजी गई। चारा घोटाले का जो तीसरा मामला है, हिसार से पटना भैंस भेजी गई और भैंस चेतक स्कूटर पर भेजी गई। जो नंबर दिए गए उस पर चेतक स्कूटर। कुछ ऐसे काम प्रियंका वाड्रा जी ने भी किया था थोड़े दिनों पहले, जब वो श्रमिकों को बुलाने की बात थी, बड़ी बात कही थी 1000 बसें भेजेंगे, फिर बसों की बजाय उन्होंने इसी प्रकार से चेतक स्कूटर और मोटरसाइकिल का नाम कोई एम्बुलेंस, ऑटो रिक्शा, इस तरह के। खैर, हमें मतलब परगलाए ना एक बार तो बात कर। दूसरी बात पर उन्होंने कहा कि उनके जो नेता हैं, उनके नेता पर जो मामले चल रहे हैं वो तो विंडेटा के तहत है, और जो आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी पर मामला चल रहा है वो विंडेटा पर नहीं है। वो कांग्रेस ने जो किया वो विंडेटा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं विंडेटा ही है। अगर एक बार के लिए ये मान लें, केवल जी की बात को बड़ा करते हुए, वैसे ठीक नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर ये मान लिया जाए कि विंडेटा, ये वैसे विंडेटा का मैंने कहीं मतलब पढ़ा था तो बदले की भावना होता है, तो ये हमारे जो क्रिमिनल जुडिस्प्रूडेंस है वो कहता है कि 99 criminals may get away but not one innocent will be convicted। यानी कि 99 अपराधी बेशक बचकर निकल जाएं, लेकिन एक भी मासूम को सजा नहीं होगी। मतलब इतनी गुंजाइश रखता है, उसके बावजूद भी ये लोगों पर सजा हो रही है, चाहे लालू प्रसाद यादव जो हैं उन पर, चाहे ओम प्रकाश चौटाला है उन पर। और जो ये बात कह रहे हैं, इनके जो नेता हैं सुरेश कलमाड़ी जी पर, इनके कांग्रेस के नेता है ना, सांसद भी रहे 2-3 बार, उन पर एफआईआर किसके समय दर्ज हुई? कांग्रेस के समय दर्ज करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किसका वेंडेटा था? कोर्ट का वेंडेटा था क्या? इनके नेता पी चिदम्बरम पर पहली एफआईआर कब दर्ज हुई? कोर्ट के कहने पर हुई, इनकी सरकार के दौरान हुई, जब वो हाई प्रोफाइल मिनिस्टर थे। इसके अलावा इनके नेता ए राजा, जिसको मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि अगर ए राजा ने कुछ गलती किया तो ए राजा ने नहीं की है, मैंने की है, ऐसा उनका एक ऐतिहासिक ब्लंडरिंग स्टेटमेंट था। उन पर केस 2G केस में कब जो है रजिस्टर हुआ? कोयला घोटाले का ऊपर पहला केस कब रजिस्टर हुआ? तो विंडेटा क्या कांग्रेस से कर रही थी? साहब ऐसा ना कीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। इस देश के लोगों की न्याय व्यवस्था के प्रति एक बहुत श्रद्धा है, श्रद्धा को खत्म मत कीजिए आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करते। अब रही बात, और इन्होंने विंडेटा, कांग्रेस के समय रॉबर्ट वाड्रा थे, कांग्रेस के समय उनके चल पड़ा था। जिस व्यक्ति ने उनकी जांच के शोक के बाद तो पहले तो जांच से हटा दिया, फिर उसके बाद उनको, सर मैं इस विषय में जानना चाहता, आज दर्शक जो बात हम कह रहे हैं इस बात को समझ रहे हैं। मेरा तो एक लिमिटेड पॉइंट है, हम दागी लोगों का क्यों बचाव कर रहे हैं? क्या कभी केवल जी ने कभी राजनीति में सोचा होगा आने का? कभी रजवंत जी युवा साथी हैं हमारे, इन्होंने राजनीति में आने का सोचा होगा तो ये स्वप्न लिया होगा कि एक दिन यहाँ पर डिबेट पर बैठकर चोरों, लुटेरों और उचक्कों का यहाँ उनका बचाव करेंगे? नहीं करेंगे साहब। हम भारत माता के लिए यहाँ पर लड़ने के लिए आए, देश का काम करने के लिए आए हैं। ऐसी अगर हमारी पार्टी में किसी ने गलत किया है तो हम खड़े होकर कहें नहीं भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नहीं 6 मामलों में एजीएल से लेकर प्लाट घोटाला, और उन पर सिर्फ एफआईआर नहीं, चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है। अब ये कहना कि मेरी कमीज दूसरे की कमीज से सही है, इससे लोगों का मन हटता है। आप केवल जी, आप रजवंत जी, आप और अमित जी, आप भी एक तरह से आप प्रतिष्ठा में लोकतंत्र के, हम सबका कर्तव्य है लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास बनाना। अगर इस प्रकार का हम बचाव करेंगे साहब, तो लोग क्या सोचेंगे कि लोग राजनीति तो चोर और चक्कू का खेल है, केवल यहाँ पर आकर बचाव, कल को सत्ता आ जाएगी, केवल जी कोई हो सकता है बड़े मंत्री पद मिल जाए, तो इसलिए क्या इनका ध्येय ये है कि राजनीति नहीं है। फिर एक मरहूम एक हमारे नेता है, वो एक शेर कहा करते थे टीवी पर, मैं छोटा होता था तो सुना करता था, अमर सिंह जी की बात कर रहा हूँ, ठाकुर अमर सिंह जी। वो कहते थे, जो आज कांग्रेस और लोकदल दोनों लोगों के लिए प्रासंगिक है, वो कहा करते थे, तेरा मेरा घर शीशे का, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर क्यों तेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। तो जब केवल जी
ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो केवल जी को सोचना चाहिए कि उनका राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व तक, माँ बेटा बापू बेटा तक सभी लोग जो हैं वो अभी जमानतों पर बाहर हैं। कल को उनका भी नंबर आ सकता है। कल को जिस प्रकार की केवल जी चुटकी ले रहे हैं, रजवंत जी भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा तो दोनों भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई राजनीति में अच्छे लोग कब आएंगे? जब हम बुरे लोगों का बचाव करते रहेंगे तो कैसे आएंगे अच्छे लोग राजनीति में? राजनीति स्वच्छ कैसे होगी? इस देश को परम वैभवता के शिखर पर कैसे पहुंचा पाएंगे हम, जब ये लोग अपनी जेब भरने में ही केवल इनका योगदान रहता है? इनका सारा ध्यान और सब योगदान अपनी जेब भरने में रहता है। चौटाला साहब पर तो खैर ये भी आरोप लगता था, बहुत मतलब तानाशाह प्रवृत्ति के थे, बहुत पढ़ाई, इस प्रकार के भी आरोप लगते थे। लेकिन मेरे बुजुर्ग हैं, वायुवृत्त हैं, वयोवृद्ध हैं, मैं आज उनके बारे में कुछ भी इस प्रकार की बात नहीं कहना चाहूंगा। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि उनकी शारीरिक हालत साहब सारी बातें कहकर आप और बाद में उसको कैसे आप बिल्कुल लेवल कर देते हैं। बुजुर्ग तो है ना, बुजुर्ग तो है ना जी। आज 86 साल के एक बुजुर्ग जो कहा करते थे जब सत्ता में थे, एक और बात अमित जी कहूंगा, समय आज रजवंत जी को ज्यादा देना, समय उनका विषय है आज। वो 86 साल के युवा जब सत्ता में, 86 साल के चौटाला साहब जब 2003 में सत्ता में थे, मैंने उनका भाषण अपने इन कानों से सुना है। उन्होंने एक बार ये कहा था पेपर मिल ग्राउंड में, उन्होंने कहा था कि जब तक जीवित रहूंगा सत्ता में रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मुख्यमंत्री रहूंगा। और नियति का खेल देखिए कि 10 साल तो हो चुके उनको तिहाड़ में काटते हुए, अभी मसा 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, 2 महीने उसमें भी पड़े थे, और अब फिर मायने पर है जेल में जाने की। लेकिन हमें क्या करना है आज? हमें किस दिशा में बढ़ना है? रजवंत जी को किस दिशा में बढ़ना है? केवल जी को किस दिशा में बढ़ना है? इसकी बात हमें करनी चाहिए। एक विधु रावल को क्या क्या काम करना है, इसकी बात 50 साल तक सत्ता में रहने का दावा तो आप भी करते हैं। अगर वो करते हैं, वो कर रहे थे तो क्या दिक्कत है? 50 साल तक सत्ता में रहने का दावा तो आप भी करते हैं ना साहब। जिस दिन हम कोई गलत करें, हमें कान से पकड़कर सत्ता से बेदखल कर देना। जिस दिन कुछ गलत करें, जनता से हमारा निवेदन है, कभी हमारे पैर लड़खड़ाए, किसी कमजोर क्षण में हमसे कोई गलती हो जाए, इस गलती की सजा देने से ना चूकना। और सबसे पहला व्यक्ति विधु रावल होगा जो ये कहेगा कि भाई गलती की सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जान तो परमात्मा को देनी है ना, ईश्वर को जान देनी है। ठीक है रंजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास, जल्द लौट रहे हैं। I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं,
हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रजवन जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। आप तो ये भी कह रहे थे कि भाई इससे पहले जब ओपी चौटाला जेल में थे तब भी अभय सिंह चौटाला ने मोर्चा संभाला हुआ था, तो और इनेलो पार्टी किस तरीके से लगातार आगे बढ़ती रही, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब नजरें इस बात पर हैं कि 26 मई को क्या फैसला लिया जाता है। सजा पर बहस होगी, उसके बाद जो फैसला होगा उसके मुताबिक आप अपना विचार करेंगे। लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं टूटता है। 10 साल के बाद जेल से बाहर आए, उसके बाद अब लगातार लोगों से मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे। आप लोग जो निकाय चुनाव होने उसकी तैयारी में आप जुटे थे, पंचायत के चुनाव होने, उसके बाद 2024 में एक बड़ा चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, उसकी आप तैयारी कर रहे थे। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसे समय में इस तरीके की कोई भी बात सामने आती है तो वाकई में ये बड़ी चिंता तो है, आप माने या ना माने। नहीं, चिंता का विषय बिल्कुल है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा की जनता भी, आपके दर्शक भी इस चीज को समझे। आजादी से पहले ताऊ देवीलाल परिवार एक बहुत बड़ा परिवार था, जागीरदार परिवार था, बड़ा जमींदार परिवार था। और कभी भी जो आय के अधिक संपत्ति का जो इन्होंने जो मामले को उठाया है, इसमें इतना कोई लंबी चौड़ी कोई बात नहीं होती, जो एक ज्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है, 6 करोड़ का मामला है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर कहीं इस चीज में कोई मिसकम्युनिकेशन हो, आम आदमी से पूछिए। रजवन जी, कैसी आप बात कर रहे हैं? रजवन जी, मुझे सच में हंसी आ रही है इस बात पर। आप कह रहे हैं 6 करोड़ का सिर्फ मामला है, 6 करोड़ का आप सिर्फ बता रहे हैं सर आप आम आदमी से पूछिए 6 करोड़ उसके लिए कितनी बड़ी बात है सर। आपने मेरी ये बात तो सुन ली, मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने कहा क्या नहीं सर, अब आप ऐसी कोई बात करेंगे तो वो तो जी एक मिनट आप एक मिनट सुन तो लो, पूरी तो सुन लो। बोलिए आप, बोल लो फिर। बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपने मेरी इस बात को सुनने से पहले मैंने ये कहा कि ताऊ देवीलाल परिवार एक बड़ा परिवार है, जागीरदार परिवार है। आपको ये भी पता है कि उस परिवार की हैसियत क्या है। मैं हर आदमी के बारे में नहीं कह रहा, उस परिवार की हैसियत से कई बार ऐसी भी टैक्स की भी ऐसी समस्याएं आ जाती है जो कहीं एंट्री अगर रह जाती है, ऐसी कोई, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आम आदमी की बात करेंगे तो आम आदमी की तरह बताऊंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में बात हो रही है तो उन्हीं के बारे में बताऊंगा। और अगर इस तरह की, मैंने आपको पहले बताया कि कोई एंट्री के बारे में आती है, अगर कई बार ऐसा होता है कि टैक्स भरते समय भी कई बार इस प्रकार की गड़बड़ हो जाती है। ये कोई पहली इस प्रकार की घटना है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर उनको टैक्स के बारे में इस प्रकार की बातें हो जाती हैं तो आप उनको भ्रष्टाचारी या उनको चोरी वाली बात नहीं कह सकते। गड़बड़ी किसी भी व्यक्ति से हो सकती है। मैंने पहले भी ये कहा है कि हम इसमें देखेंगे कि कहां कमी रही और अपने पक्ष को हाई कोर्ट में हम मजबूती से रखेंगे। दूसरी बात, एक चीज मैं कह रहा हूँ, हमारे बड़े भाई विदु रावल जी बड़े अच्छी बातें कह रहे थे कि राजनीति का परिदृश्य सामने लाने की बात कह रहे थे। चौधरी ओम अजय सिंह चौटाला को भी जेल हुई थी। मैं इस चीज के बारे में जाना नहीं चाहता था, लेकिन भाई से मैं फिर पूछना चाहूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल गए वो तो गलत हो गए, चौधरी अजय सिंह चौटाला जेल गए, उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है, वो अच्छे हो गए। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना इस पर रुख स्पष्ट करेगी या फिर आप उनके बारे में भी कुछ कहेंगे? एक बार अपना वक्तव्य उन पे जरूर दे। मैं ये नहीं कहता किसी भी व्यक्ति पर, ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि राजनीति में जो आज का सिनेरियो है उसमें आप ईडी, सीबीआई
इनका दुरुपयोग वाले कोई दो राय नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप कांग्रेस जब कर रही थी तो आप कांग्रेस पर आरोप कैसे लगाते थे? और दूसरी बात कहता हूं, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर जो बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने जो मामला उठाया था, मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि आपकी पार्टी के किसी व्यक्ति पर तली पार होने का भी से हर हाल में हर पल बदलता है, पता नहीं किस व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए। आज कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा है, मैंने संसद में उनको भी रोते देखा था, वो भी ये कहते थे कि मेरे पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो आप इस चीज को ना बोले, अगर कांग्रेस गलत मुकदमे दर्ज कर रही है तो कमी आप भी नहीं छोड़ रहे थे। मैंने उस चीज को भी देखा था कि आपने, और उसी का बदला लेने के लिए आपने उन लोगों पर बकरी चोरी के भी मुकदमे दर्ज किए थे। तो ये बदले की नियत पार्टी में, मैं ये कह रहा हूँ, स्वच्छ राजनीति अगर करनी है तो जो हालात चल रहे, ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, और कोर्ट में पेंडिंग होने के नाते मैंने इसीलिए कहा है कि जो इसमें मामले में जो फैसला आएगा हम उसका अध्ययन करके हम अपनी अपील के लिए जाएंगे। तो एक नहीं रजवन जी, लेकिन आपने जो कहा कि एंट्री गलत हो सकती है, टैक्स जब आप भर रहे हैं उसको, आपने बहुत सारी बातें कही हैं, आपने इसमें बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट ने जो दोषी करार दिया है, तो कोर्ट तो साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर ही कोई फैसला लेता है ना। तो इसका मतलब क्या समझा जाए, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? इसका मतलब ये समझा जाए, हो सकता है लोअर कोर्ट में हम अपनी बात अच्छे से ना रख सके। मैंने तो आपको पहले ही कहा इस चीज के लिए, हो सकता है अपील कोर्ट में हम अच्छे से अपनी बात को समझ पाए। हो सकता है कि हम ये जो ऑर्डर को पढ़ के यही तो देखना चाह रहे हैं कि इसकी कहां पे कमी रही है, जिससे वजह से आज हमें गिल्टी हेड किया गया है। तो मैं तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मान रहा हूं ना इस चीज को, कि अगर हमें गिल्टी हेड किया गया है तो हम उस ऑर्डर को पढ़ के, ऑर्डर जो आएगा 26 तारीख को आएगा या आगामी डेट को आएगा, उसको पढ़कर हम उसमें देखेंगे कहां पे कमी रही है, उसका अध्ययन करके हम अपील कोर्ट में जाएंगे और वहां पे अपना पक्ष रखेंगे। तो इस चीज पर ज्यादा सोचने की, या ज्यादा हरियाणा की जनता को मैं एक चीज आपको और बता रहा था जी, कि आप जो बार बार अभी 6 करोड़ की बात कर रहे थे, मैं कह रहा था ताऊ देवीलाल परिवार एक बड़ा जागीरदार परिवार था, बड़ा जमींदार परिवार था, और आज जिस हिसाब से मैंने जो उनकी बात कही है उसके बारे में, ये ऐसा एक पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे बहुत से व्यापारियों के साथ भी होता है कि उनके साथ भी कोई रॉन्ग एंट्री हो जाती है। तो उस चीज के बारे में मैं इस चीज पे कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहूंगा कि कोई भाई ये कहे कि बचाव कर रहा है, मैं बचाव नहीं कर रहा, मैं आज भी कह रहा हूं कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। ठीक है, केवल ढींगरा जी बोलिए। देखिए, बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चौटाला परिवार है उनके ऊपर ये अभी जो है एक तरह से भारी, जो कहते हैं हम, भारी दिन चल रहे हैं, और वो भारी दिन चल रहे हैं बीजेपी की वजह से। और आपको ये बताना चाहता हूँ, वो जब जेजेपी बनी और जेजेपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तो उनके साथ एक तरह से ये जरूर समन्वय रहा होगा कि जेजेपी के ऊपर अगर विपदा आएगी तो बीजेपी उनकी मदद करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है जेजेपी और आईएनएलडी के बुरे दिन बीजेपी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो है ये धोखादेऊ पार्टी है। केवल ढींगरा जी, फिर भाई नहीं केवल ढींगरा जी, आप मुझे ऐसा आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मैं भाई, आप एक बात बताइए, आप ये बताइए कि इसमें बीजेपी का रोल इसमें कहाँ रह जाता है? भाई मामला अदालत में, अदालत ने फैसला सुनाया है, अदालत ने उनको दोषी करार दिया है, इसमें बीजेपी का रोल कहाँ रह जाता है, जो बीजेपी को आप इतना बार बार कोस रहे हैं, बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसके लिए? रीजन है ना, हाँ, मैं आप मेरी बात पूरी होने दें, रीजन बताता हूँ ना। बताइए। ये जो लोग हैं, ये लोग जब किसी को अपनी तरफ मिलाने की बात करते हैं तो उनसे गुप्त समझौते करते हैं कि आपके साथ हम आपका ये गिव एंड टेक होगा, आपका ये, अब जब आती है तो साथ छोड़ के भाग जाती है बीजेपी। ये धोखाधड़ी पार्टी है। आपने जिस तरह से हजका बनी थी और हजका ने एक दिन से बीजेपी का दामन थामा था, और बाद में जैसे ही चार निकले और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमें धोखा दिया। ये बात तो तुलसी कृष्णा जी ने भी कही थी। और लेकिन अब जो है, मैंने आपको पहले भी एक बात रखी थी कि अब जेजेपी का भी वही हाल होने वाला है, क्योंकि जेजेपी जो है वो बीजेपी की साथी है। तो जिस समय जेजेपी के जो हेड है, अगर जिन्हें दोषी करार दिए जा रहे हैं, इसे तो कोर्ट का विषय, लेकिन जो राजनीतिक कारण है इसके पीछे, इसमें बीजेपी जो है वो चाहेगी कि इनका जितना नुकसान किया जाए तब किया जाए। तो ये मेरा कहना है कि हम पे लाछन लगाते हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले जो लोग हैं
ये ना तो एक आंख जेजेपी को खा रहे हैं ना आईएनएलसी को, दोनों का नुकसान करने में ये लोग पूरी तरह से आतुर है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये इन लोगों ने सारे देश के साथ धोखा दिया है। आज देखिए डर के कारण 10 रुपए पेट्रोल का रेट नीचे गिरा। पिछले दिनों मोदी जी टीवी पर आकर कह रहे थे कि पेट्रोल का रेट तो कैसे घटाएं, और अब भी 10 रुपए कैसे घट गया? इसका मतलब सेंटर ने घटाया। तो सेंटर ने इसलिए घटाया क्योंकि ये डर गए। अब ये गुजरात और हिमाचल का इलेक्शन आना इसलिए डरे हुए हैं, और ये धोखाबाज पार्टी है। ये स्वार्थपरक भी है, धोखाबाज भी है और दूसरी पार्टी भी है। दोनों तीनों ही इनके जो लिखा था वो बोल दिया उन्होंने। हाँ राहुल साहब बोलिए आप। देखिए बड़ी दिलचस्प सी बातें कही हैं केवल जी ने, और एक तो अंग्रेजी में कहते हैं फुट इन द माउथ, और कभी कहते हैं सेल्फ गोल करना। मुझे लगता है कि आज के दर्शक अगर केवल जी की बात को सुन रहे होंगे और जैसा वो कह रहे होंगे वैसा ही उनकी बात को मान लेंगे, तो कांग्रेस के प्रति बड़ी जबरदस्त डिससर्विस कर गए। भोले आदमी है केवल जी, दरअसल भोले जो है शरीफ आदमी है, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। वो बता रहे हैं कि धोखा कर दिया। मतलब अगर कांग्रेस होती, उनका कोई एलाय होता, तो चाहे वो कत्ल करके आ जाता कांग्रेस के पास, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का एलाय होता तो सेव करते। इस प्रकार का शायद वो इंडिकेशन कर रहे हैं जो बीजेपी ने नहीं किया। ऐसा वो कुछ आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आरोप लगाते हुए भाई साहब ये जरूरी तो नहीं होता ना कि दूसरे की एक आंख फोड़ने के चक्कर में अपनी दोनों आंखें फोड़ लो। आप क्या बता रहे हैं? आप ये तरीका बता रहे हैं हमें मैं माफी चाहूंगा, हंसी रोकता हूँ अपनी। आप ये बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस होती अच्छा चलिए केवल जी आप, मैं तो नहीं बोला था ना बीच में, आप अपने बोलिए आज डिबेट में क्यों लड़ेगा। तो अभी जो जैसे ए राजा को कहा था मनमोहन सिंह जी ने, और करुणानिधि जी की बेटी थी कनीमो जी, उनको कहा था कि भाई ये अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो मनमोहन सिंह ने भ्रष्टाचार किया, ऐसा कहा था। तो वो शायद यही क्विड प्रो को बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इसी के तहत यही कोई गठबंधन रहा होगा, यही कोई शर्त रही होगी। मामला विनोद राय का था, केवल जी देखिए आप बीजेपी का प्रयोजित आदमी था। नहीं बोला, देखिए हरियाणा पे रहे तो आप बिल्कुल नहीं बोल। आज अगर आप मुझे चुप होने के लिए कहेंगे मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलने देना तो मैं बोलूं। अच्छा दूसरा, मैं रजनी की बात को सुन रहा था, विनोद राय का काम था। रजवंत जी ने दिलचस्प बातें कही। उन्होंने कहा कि हाँ, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। उन्होंने कहा रजवंत जी ने कि 6 करोड़ के छोटे मोटे मामले हो जाते हैं। एक हिंदी फिल्म में था, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है। ये आज किस प्रकार की बात कह रहे हैं? हाँ एक मिनट भाई साहब आप बताइए। मैंने एग्जाम्पल दिया था उस परिवार के बारे में बताया था कि उस परिवार की हैसियत के बाद बताई थी मैंने। शाहरुख खान भी एग्जाम्पल दे रहा था कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं। मैं शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा, आप भले ही कर सकते हो, लेकिन मैंने तो उस परिवार की हैसियत बताई थी कि आजादी से पहले उस परिवार की क्या थी, हालात क्या थी, उसकी हैसियत क्या थी। केवल जी को कहा आपके आगे भी हाथ जोड़ ले, तो मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपके आगे भी हाथ जोड़। अरे नहीं मेरे भाई, आप बोल दो, लेकिन एक बार मैं आपसे कोई चीज पूछ रहा था। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, आप भ्रष्टाचार मैं आपके समय नहीं बोल रहा, मैं आपके बारे में, आप अजय सिंह चौटाला जी के बारे में भी बताना चाह रहे थे। एक बार वो जरूर बता दें, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ये बात तो सही है रावल साहब, ये बात तो सही है, इस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए आपने रावल साहब आपने उनकी हर बात को नोट किया है, मैं देख रहा हूं कि आप उनकी हर बात को नोट करते जा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बात को नोट आपने नहीं किया। भाई अजय सिंह चौटाला आज आपके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, आज आपकी पार्टी के साथ हैं वो, ठीक है, उनकी पार्टी आपके साथ है सर। और दूसरा, परिवारवाद की बात आप लगातार करते हैं। अभी कल परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर किस तरीके से बोला है, ये आपको भी पता होगा, आप खबरें पढ़ते रहते हैं, आपको पता होगा कि किस तरीके से वो इसको मुद्दा बनाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो सवाल ये है कि जब बात आपके ऊपर आए तो फिर उसको भी तो थोड़ा सा बताइए ना कि मैं एक ही बोलिए सबको मापता हूँ, एक ही मापदंड से सबको मापता हूँ। पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद नहीं है, ये हमारे सहयोगी पार्टी किस प्रकार से अपनी पार्टियां संचालित करती हैं, वो उनको एक इंडिपेंडेंस है। देयर इज अ रीजन कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है और जेजेपी है, ठीक है।
हम और भी जो पार्टियों के साथ रहे हैं, चाहे शिवसेना के साथ रहे हैं, चाहे शिरोमणि अकाली दल के साथ रहे हैं, इनके भी आगे जो है उन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लिए नियम बना सकती है। दूसरा, राजनीति में इच्छा रख सकती है कि इस प्रकार की चीजें रहें, लेकिन दूसरों को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। हम इंदिरा गांधी जी तो है नहीं कि सारे लोगों को जेल में बंद कर दो और कहो कि नहीं मैं प्रधानमंत्री बनी रहूंगी, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट मना कर दे, ऐसे तो नहीं है। हम ऐसा भी नहीं है कि ओम प्रकाश चौटाला जी की तरह कहें कि जब तक जीवित रहूंगा तब तक पावर में रहूंगा, ऐसा भी नहीं कहते हम। केवल अजय सिंह चौटाला के बारे में पूछ रहा था सर। एक एंट्री की बात और कर दूं, उसके बाद आपके अगले सवाल पर आऊंगा। आपने कहा कि एंट्री जो है एंट्री रह जाती है, तो साहब या तो जो इतने बड़े बड़े आप वकील और सीए खड़े करते हैं अपने बचाव के लिए, या तो उसके चयन में कमी है। अब असल मामला अब पकड़ में आया। अब जो चौटाला परिवार कहीं बैठा होगा, चर्चा कर रहा होगा वेयर वी वेंट रॉन्ग, कहाँ गलती हुई, तो उनको जरूर बताना कि अच्छे सीए को रखना चाहिए जो कि एंट्रीज मिस ना करे, कोर्ट के सामने सभी एंट्रीज को दिखाए, और अच्छे वकीलों को, मतलब वकील तो बड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ऊंची दुकान फीका पकवान हो, ठीक है। तो इसलिए इस तरह आपको कर ले मैं डिग्री स्वीकार करेंगे क्या? रावत साहब आप डिग्री है लेकिन बातें कर रहे हैं, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैंने तो एक चीज पूछी थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दोषी नजर आए हैं, चौधरी अजय सिंह चौटाला दोषी है या नहीं है? क्या आप भ्रष्टाचारियों के साथ हो कि नहीं है? अगर आप हमें भ्रष्टाचारी कह रहे हो तो क्या आप भ्रष्टाचारियों के सहयोगी हो या नहीं हो? एक बार इस चीज पर जरूर करें। अगर आज जेजेपी का प्रवक्ता होता तो मैं जरूर उनसे ये सवाल पूछता, लेकिन आज चीज के बारे में आप प्रवक्ता आप हो तो आप जरूर बताइए। नहीं, जेजेपी के, लेकिन आप जब भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार चला रहे तो क्या आपका दोष कम? मेरा जवाब तो सुन लीजिए, मैं जल्दी खत्म करूंगा रजवन जी, आपको भी अपनी बात कहनी होगी। मैं बहुत जल्दी, देखिए जेजेपी का प्रवक्ता जरूर जेजेपी के पार्टी के अंदरूनी बातों का जवाब दे सकता होगा, लेकिन मैं अधिकृत नहीं चाहता हूं मैं जवाब देना, अधिकृत नहीं, मैं सरकार का जवाब दे सकता हूं। हमारे साथ सरकार के अंदर अजय सिंह चौटाला जी किसी दायित्व पर नहीं है, तो मैंने उनके बारे में रिसर्च नहीं किया जो आपने ये सारी बातें कही है, तो कोई कारण भी नहीं बनता, मेरा कोई अधिकार क्षेत्र इसमें तो रावत रिसर्च करनी नहीं है। रावत साहब इसमें रिसर्च क्या करनी है, ये तो आपको पता है, वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं आपसे। नहीं ऐसा है, देखिए कई बार मैं पूछ लूं, आपका किस पार्टी के साथ गठबंधन है? आपका किस पार्टी के साथ गठबंधन है? हमारा जननायक जनता पार्टी के साथ है। उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हम जानते, उसके अध्यक्ष जिनके साथ हमारा तालमेल होता है, जिनके साथ बैठकों में हम जाया करते हैं, वो अजय सिंह चौटाला जी नहीं है। मैं बता देता हूं, बात वही तो चीज आ गई ना, आप वही तो चीज क्यों कह रहे हैं? नहीं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के साथ आपका कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी के साथ गठबंधन आपका, देखो हमारा एक, लेकिन आप अजय सिंह चौटाला से पल्ला कैसे डाल रहे हैं? समझने की कोशिश करिए, समझने, देखो नहीं आप मुझे नहीं, आप जनता को समझाने की कोशिश कीजिए। मैं जनता को समझा देता हूँ, आप समय देते हो, आप मुझे केवल 30 सेकंड का समय दे दीजिए, मैं जनता को समझा देता हूँ। देखिए मैं आज प्रयास कर रहा था, आज की डिबेट जो है वो राजनीतिक ना होकर सामाजिक हो पाए। हम किस प्रकार के एक समाज की संकल्पना करते हैं, किस प्रकार समाज को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, राजनीतिज्ञों के प्रति क्या अविश्वास, जिस प्रकार का ये कहना गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है, इस प्रकार की भावना को दूर करना चाहते हैं, इसको प्रबलता देना चाहते हैं। लेकिन मेरे दोनों साथियों ने, मैं आज दुख में हूं कि मेरे दोनों साथियों ने मुझे फेल कर दिया इस अटेम्प्ट में। मैं इसमें बुरी तरह हार गया, क्योंकि अब भी आप बार बार ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं साहब मेरा कुर्ता आपके कुर्ते से सफेद है, साहब हम सबको सफेद कुर्ते नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप किसी भी पार्टी के साथ अगर कोई भी व्यक्ति अगर साथी है उसको आप अपने साथ रखोगे, वो साफ हो जाएगा। अगर कोई पार्टी ज्वाइन कराओगे तो साथ मिल जाएंगे। अगर आपके पास अच्छी वोटिंग मशीन है, आप कुर्ते की बात छोड़िए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास अच्छी वोटिंग मशीन है, आपकी वोटिंग मशीन में आगे किसी कुर्ते को ढोएंगे उसके साथ धुल जाएंगे। और अब आज का जो मुद्दा था उस मुद्दे का बात करनी थी, लेकिन मैं विषय पे ही बात करना चाह रहा था, लेकिन आप विषय से भटकाने का काम कर रहे हो। सुनिए चलिए, आप मोटिवेटर तो हैं, लेकिन एग्जाम्पलर भी बनिए ना, बी एन एग्जाम्पलर फर्स्ट। आप अपने वाले लॉजिक से, क्या आपकी जो पार्टी के सुप्रीमो है, आपकी पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनका मैं सम्मान करता हूं, उनको क्योंकि सजा मिल गई है और पहले भी सजा मिल चुकी है और 3 कोर्टों ने दी है, तो क्या आज की डिबेट के तुरंत बाद आप इस पार्टी को छोड़ देंगे, तिलांजलि दे देंगे? जैसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं चिमटी से भी नहीं छू सकता,
तो क्या आप इन बातों का अनुसरण करने वाले हैं? क्या हम सब दर्शकों को और डिबेट हमें सबको भरोसा दे रहे हैं, या ये केवल ये वाला मापदंड केवल विधु रावल के लिए है कि वो किसी ऐसी पार्टी से भी गठबंधन ना करे जिस पर संभवतः कोई आरोप हो? संभवतः आरोप क्या एक मिनट संभवतः कैसे? क्या 3 कोर्टों से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सजा हुई है तो शायद और भी किसी को 3 कोर्टों से ही सजा हुई हो, या उसको नहीं हुई? तो वही तो चीज कहना चाहिए राहुल साहब। आपके दो बातें कैसे, एक ही चीज के लिए 2 बातें कैसे करें? वो उनकी पार्टी के लोग वो तय करेंगे। मतलब आज मैं इस चीज के बारे में आज की मैं तो आपका भी पार्टी का तय आपको मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आजमा रहे हैं। आप अपने अनुसार डाल रहे हैं क्या? शारीरिक देखो उनको फिर जो है मेडिकल अलाउंसेस वो ठीक है, मेडिकल की कोई बात नहीं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बहुत मजबूत व्यक्ति है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बहुत मजबूत व्यक्ति है, और उनकी मजबूती का प्रमाण मैं ये बता सकता हूँ कि 10 साल जेल में रहने के बाद पार्टी कमजोर नहीं हुई। और शायद आज 66 साल की उम्र में भी वो इतना काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनसे डरना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को उनसे डरना पड़ रहा है। नहीं चलो इसका मतलब उनका जेल में जाने से आपको भारी नुकसान होगा। अमित जी आपको पहले मिनट से यही पूछ रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं नहीं कोई नुकसान नहीं होगा। चलो 52 मिनट बाद आपने ये स्वीकार कर लिया कि आपकी पार्टी को बड़ा भारी नुकसान होने वाला है, ऐसा आप समझते हैं? बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। मैं आपको पहले ही चीज के बारे में बता रहा हूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकर्ता है, वो अपनी जिम्मेदारी को उससे बढ़कर निभाने का काम करेंगे। अगर एक दागी व्यक्ति का बचाव करना जिम्मेदारी है आपकी? नहीं, ये जिम्मेदारी समाज के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आप और हम ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते। चलिए मैं आता हूँ आप दोनों के पास, आता हूँ मैं। केवल ढींगरा जी हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। नहीं कर सकते कि कौन एक सेकंड रजन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। ऐसा ना हो ना कि ये डिबेट सिर्फ आप दोनों के बीच में हो रही है। ठीक है केवल ढींगरा जी बोलिए। जी मैं असल में सुन नहीं पाया, आप मुझे सवाल बताएंगे क्या बात? नहीं ये तो एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे थे। कांग्रेस आप नहीं सुन पाए, मुझे नहीं लगता कि आपके पास आवाज नहीं आ रही है क्या केवल ढींगरा जी? मैं बीच में मैं सुन नहीं पा रहा था आवाज में। हाँ नहीं मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि देखिए ठीक है ये इनेलो का इंटरनल मैटर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या इस पर नजर बनाए हुए है ना, और अपना भी देख रही है कांग्रेस पार्टी कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए ये इनेलो का भी इंटरनल मैटर है और जेजेपी का भी इंटरनल मैटर है, और मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ जेजेपी का नहीं है, बीजेपी का भी ये इंटरनल मैटर है कि अब जेजेपी और बीजेपी की क्या पोजीशन रहेगी, क्योंकि आईएनएलडी का तो एक एमएलए है अभय चौटाला जी। अब उनका जो स्थिति होगी वो मुझे नहीं पता, कोर्ट कैसे क्या वर्डिक्ट करती है, किस तरह से करती है, लेकिन जो जेजेपी की होगी जो स्थिति वो भी सिमिलर अभय चौटाला की जो होगी वही जेजेपी की होगी। तो जेजेपी की जो सरकार जो अभी बीजेपी के साथ है, बीजेपी अब जो है अपने जो जेजेपी के जो पार्टी के हेड है सुप्रीमो, क्या उनके साथ फिर एज करप्शन जो या दूसरी चीजें जब इस चीज प्रैक्टिकली आ जाएगी और उनको सजा की बात आ जाएगी तो क्या ये इनके साथ चलेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है, मैं चाहता हूँ छोटा छोटा कमेंट मैं सबका ले लेता हूँ क्योंकि समय बचा नहीं है बहुत ज्यादा। आज तक ये काम देश में किया ही है। ठीक है ढींगरा जी मैं आ रहा हूँ। रावत साहब 10 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही इस राजनीति के कीचड़ में कमल के रूप में खिली हुई केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसके नेता जिसके साफ चरित्र है, हम चाल चाहे हमारा नारा रहा ठीक है, केवल इस पूरे नाले के अंदर केवल स्वच्छता की बात करने वाले हमारे किसी नेता पर आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है रजवन जी 10 सेकंड आपके लिए भी सिद्ध नहीं। रजवन जी 26 मई का इंतजार आप भी कर रहे हैं? हाँ रजवन जी बोलिए। एक लक्ष्मण जी को सर समय नहीं बचा। बंगारू लक्ष्मण जी नोट लेते हुए ऑन एयर पकड़े गए थे। लक्ष्मण जी बड़ी हो चुके हैं। चलिए सर समय की कमी है मेरे पास समय की कमी है। रावत साहब आपका, रजवन जी आपका और केवल ढींगरा जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अब नजरें 26 मई पर टिक गई हैं कि 26 मई को माफ कीजिएगा राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही ओपी चौटाला को दोषी करार दिया है
अब सजा पर बहस होगी, सजा कितने साल की होती है ये देखना होगा, इसके लिए इंतजार करते हैं 26 मई का। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।